अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 8 नवंबर 2021। वक्त हो रहा है शाम के कोई लगभग 8। और आज की वीडियो समवट कल की वीडियो की कंटिन्यूएशन होगी, बट हम इसमें फ़र्दर बात करेंगे। अभी तक हमने बात की थी कि वाई कनाडा, मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया आउट ऑफ ऑल दी अदर ऑप्शंस, राइट। तो वो हमने बात कर ली थी कि हमने कनाडा फ़लाँ रीज़न्स की वजह से चूज़ किया। और अब अगली इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैंने कनाडा के अंदर, तो जनाब जिनको नहीं पता मैं रिकैप कर देता हूँ। मैं जुलाई 2020 में कनाडा गया। ओरिजिनली मैं कैलगरी में रहा कोई 1.5-2 महीने के लगभग, और फिर सितंबर के अंदर मैं टोरंटो आ गया। और टोरंटो में मैं तकरीबन 1 साल और 1 महीना यानी 11 महीने मैंने 13 महीने मैंने टोरंटो में गुजारे। तो सवाल जो मैं आंसर करूँगा वो ये है, जो मुझसे अक्सर इंस्टाग्राम पे मैं Q&A अपने करता हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इमिग्रेशन रिलेटेड सवालात के जवाबात भी वहाँ देता हूँ, मैं वहाँ एक्टिव भी होता हूँ। तो जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप फॉलो कर सकते हैं। और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डू यू रिग्रेट दैट डिसीजन दैट यू मेड दैट यू मूव टू कनाडा, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी छोड़ छाड़ के। क्योंकि देखें, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। एक आउटसाइडर को बहुत अच्छी ड्रीमी ज़िंदगी नज़र आती है कि यार इस शख्स के पास एक मल्टीनेशनल में जॉब है, 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपए इसकी सैलरी होगी, गाड़ी GLI में मेरे पास होती थी। तो एक नई GLI होना, जिस गाड़ी का रिव्यू मैं कहीं यहाँ लिंक कर दूंगा, मैंने किया भी था। गाड़ी है, फ़ोन है, ये है, वो है, सारी सहूलियात है। तो एक बाहर वाले शख्स को लगता है कि यार इतनी परफेक्ट इसकी ज़िंदगी है, कोई उस तरह से एज सच कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, तो ये बंदा तो कनाडा सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है, तो ये बेवकूफ़ी है। हमने उस पर खैर बात कर ली थी, जो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हर शख्स की अपनी रीज़न्स होती हैं और आप दूसरों के लिए खुश होना सीखें, ना कि तनकीद करने के, जो हमारी कौम का एक मिजाज है। तो वो तो हो गई वो वाली बात। लेकिन ये सवाल एक वैलिड क्वेश्चन है कि आप डिसीजन करते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या मैं 1 साल और कुछ महीने वहाँ गुजारने के बाद अब जब मैं वापस आया हूँ, तो क्या मैं रिग्रेट करता हूँ अपना डिसीजन? तो इसका आंसर सिंपल सा येस नो नहीं है। और उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कनाडा में मेरे गुजारे हुए वक्त का एक खुलासा देखते हैं, एक समरी देखते हैं, एक रीकैप देखते हैं, तो फिर थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी। मैं कैलगरी मूव हुआ 2020 में। वो वीडियोस आप सारी देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे लिंक कर दूंगा। कैलगरी में रहा कुछ अर्सा, एयरबीएनबी टू एयरबीएनबी, जॉब सर्च की, जॉब्स नहीं मिली। टोरंटो में एक जॉब आई हुई थी जो कि इट हैपन टू बी कि वो मेरी ही जो यहाँ पे कंपनी थी उनके पास थी। आई फिट द रोल प्रिटी वेल। तो फिर मैं, क्योंकि मेरे कैलगरी में कोई एज सच कोई वो टेदर मैं किसी चीज़ से नहीं था, ना कोई दोस्त थे ना रिश्तेदार थे उस तरह से। बिलियन हॉबीज़ वाले उसामा और उसकी वाइफ मेरे साथ वहीं पे थे। तो वो थोड़ा सा एक मुझे था कि हम इकट्ठे आए और हम एक शहर में थे, और एक सपोर्ट होती है आपको अपने साथ, आपका कोई दोस्त जानने वाला हो, तो वो मुझे एक थोड़ा सा था। लेकिन देन अगेन आपने अपनी ज़िंदगी करनी है। और देन मैंने जिस तरह पिछली उसमें बात की थी कि जहाँ मैं इतना बड़ा डिसीजन करके मुल्क छोड़ के सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, तो फिर कुछ चीज़ें आप इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इतनी बड़ी नहीं लग रही होती। मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ क्या, वहाँ से एयरबीएनबी वाइंड अप करके मैं आ गया टोरंटो। अगस्त 31 की मेरी फ़्लाइट थी, तो यानी 1 सितंबर से मैं टोरंटो में था। आके मैंने 5 दिन के लिए एक एयरबीएनबी किया। मैं एयरबीएनबी में रुका स्कारब्रो के अंदर। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, वो वीडियोस भी आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने उन 5 दिनों में हाउस हंटिंग की, घर मुझे मिला, जो आप वीडियो फिर दिन अगेन वहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं 5 सितंबर 2020 को अपने अपार्टमेंट में मूव हो गया। और पहला महीना जो था, मेरी जॉब सितंबर के एंड से स्टार्ट हो रही थी, तो मैं पहला महीना सेटल इन होने में और जगहों का हिसाब और चीज़ों का हिसाब, और आप अपनी लाइफ सेट करते हैं। मेरे पास तो इंटरनेट भी नहीं होता था, तो मैं वाईफाई लगवाना, सारा कुछ जो भी एक नए घर के साथ आती चीज़ें, वो करने के बाद मेरी जॉब स्टार्ट हुई। और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जब मैं पहले दिन अपनी जॉब पे गया। और थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्योंकि रिग्रेट की हमने बात करनी है तो उसमें जॉब का मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ होता है। तो जनाब, इवन दो
कि मेरी कंपनी वही है, तो कंपनी की वैल्यूज़ वही रहती हैं, कंपनी मेरा काम वही है। मुझे पता है कंपनी क्या क्या कुछ करती है, किस किस तरह का हमारा बिहेवियर है, हम कस्टमर को कैसे देखते हैं, हम कितनी वैल्यू देते हैं कस्टमर के लिए, हम कितना यानी अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं, वो सारा कुछ तो वही था। लेकिन हर कौम का, हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, और अब हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन हमारा मिजाज, हमारा जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। उसमें हमारी ईगो, हमारा फेवरिज्म, हमारे अफसरी का जो एक मेंटालिटी होती है कि मैं अफसर हूँ, वो आ जाता है। और इवन दो कि मेरी कंपनी यहाँ पे, मैं बता चुका हूँ, बहुत प्रोफेशनल लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे जिनके साथ मैंने यहाँ पे 8 साल काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उस कल्चर का हिस्सा हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा होता है, तो समवट इन्फ्लुएंस होती है। और मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे अंदर भी आती थी, लेकिन मैं उस चीज़ के अंदर अपने आप को रंगने की बजाय मैं उससे चिढ़ता था। और एट द एंड शायद यही रीज़न थी मेरे यहाँ से चीज़ें छोड़ के वहाँ जाने की, बिकॉज मुझे कुछ बेहतर चाहिए था। देखें, आप काम करने आते हैं, आप काम करें, और आप अगर एक कंपनी के लिए काम करते हैं, गोल होना चाहिए उस कंपनी के लिए बेहतरी। आप उसमें ईगो अपनी ले आएँ, आप उसमें अपने फैसलों की बेस पे किसी को दबाने के लिए, किसी को उठाने के लिए वो करना शुरू कर दें। पपेट मास्टर बनने का यहाँ पे हर बंदे को शौक है। पाकिस्तान में ना एक मसला है, मैं बैंक जाऊँगा ना, बैंक, और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, सर जी तुसी ऐसे गड्डी नहीं ला सकते। भाई क्यों नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, ऐसे नहीं गड्डी लगती, वो कैमरे लगे नहीं। भाई मुझे रीज़न बताओ, मैं बैंक के काम से आया हूँ, बैंक का कस्टमर हूँ, यहाँ गाड़ी क्यों नहीं लगा? नहीं नहीं, वो बड़े साहब ने मना की, तो गड्डी नहीं ला सकते। गड्डी तो हटाओ सर, गड्डी हटाओ इथों, मैं मेरे को बहस तो टाइम नहीं, गड्डी हटाओ। ज़रा सी पावर किसी भी शख्स को मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा सिक्योरिटी गार्ड होना कोई कमतर जॉब है, जॉब है, लेकिन आपको ज़रा सी पावर दे दी जाए, आपको बंदूक आपको टांग दी है जो शायद चलती भी नहीं है, तो आप उसको इतना एक्सप्लॉइट करेंगे कि आप जो है ना वो कहेंगे कि मेरे बगैर तो बैंक के दरवाजे नहीं खुलते, क्यों जी मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन पॉइंट इज़ कि ज़रा सी पावर, पुलिस का एटीट्यूड देख लें आप, पुलिस के छोटे से छोटे उसका, किसी भी फील्ड में, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है, आपकी गर्दन में जो सरिया होता है ना, वो मज़ीद सख्त होता जाता है। और वो चीज़ मुझे बड़ा बॉदर करती है। हम किसी भी काम के अंदर अगर हम बिजनेस में हैं, अगर एक कंपनी में हैं, हमारे सारे डिसीजंस होने चाहिए बेस्ड ऑन कि ये कंपनी के लिए अच्छा है या ये कंपनी के लिए बुरा है। अपनी ईगो को, अपनी पसंद नापसंद को आपको साइड पे रख के, घर में रख के, ईगो आप घर रख के आते, नौकर की तो नखरा की, ठीक है। अगर एक कंपनी का सीईओ भी है तो एट द एंड ऑफ द डे वो उस कंपनी का मुलाजिम है, वो प्रोफेशनल रहेगा अपने उसमें, उसके डिसीजंस प्रोफेशनल बेस पे होंगे, किसी की पसंद नापसंद, फेवरिज्म वो नहीं आना चाहिए। ऑल्दो हम इंसान हैं, मैं मानता हूँ कि हमारी ईगो भी होती है, जज्बात भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नौकरी के साथ है ये चीज़ें। हम ये भूल जाते हैं कि आप समझते हैं कि मैं 9 to 5 जो मैंने एक्सेल शीट पे काम किया मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं, नहीं, आपको अपनी अना मारने के भी पैसे मिल रहे हैं। नौकरी उस जेडी के अंदर जो एक जेडी लिखी हुई मिलती है, उसके साथ एक जेडी अनटोल्ड जेडी होती है, जो हमेशा यही होती है कि आपने अपनी अना मारनी होती है, आपने अपने कोई बात सुन ले, आपने जो आपको पसंद नहीं आपको पीनी पड़ती है। वही बात है नौकर की तो नखरा की। लेकिन हमारे यहाँ पे समटाइम्स आपको समझ आ गई होगी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, लोग ये भूल जाते हैं, आपको पावर मिल जाए तो आप फिर उसका जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत बॉदर करती है। अब कनाडा के अंदर मैं ये नहीं कहता कोई भी कंट्री दूध का धुला हुआ है और लोग जो हैं वो वहाँ जाके जो हैं वो बिल्कुल रोबोट्स बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रूल ऑफ लॉ देन अगेन फिर इस चीज़ में हेल्प करता है कि जहाँ लोग डिट्रैक होने लगे वहाँ कंपनी का रूल या इन टर्म्स ऑफ के कंट्री का रूल या उस रूल को कितना स्ट्रिक्टली वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और लोग उसको कितना इज्जत देते हैं। हम सारे कहते हैं हम मुल्क के बड़े हुब्बुल वतन हैं, सिर्फ क्रिकेट मैचेस में हुब्बुल वतनी नहीं होती। हमारी हुब्बुल वतनी अनफॉर्चुनेटली यहीं तक है कि क्रिकेट मैच के अंदर हुब्बुल वतनी, ये पाकिस्तान जीत गया। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मुझे कोई समझाएगा इस मुल्क में जो होती है, हम
मैं समझता हूँ हम कौम नहीं है, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक खित्ते के अंदर बाउंड्री लगा के कैद कर दिए गए हैं और वो एक दूसरे में लग रहे हैं, टकरा रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। हर बंदे ने जेब में छुरा रखा हुआ है और बस लगे हुए हैं और एंड पे कोई एक बच जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई स्क्विड गेम, ये कोई सर्वाइवल वाली जगह है। आप ट्रैफिक की अपनी सूरत हाल देख लेना। आपको होता है मैंने पहुंचना है, मैं किसी को नीचे दे दूं, मैं किसी की गाड़ी खराश दूं, मैं किसी नया रास्ता ईजाद कर लूं। रूल तो कुछ नहीं, फुटपाथ पे बाइक चला लूंगा मैंने घर पहुंचना है और पहुंच जाके क्या करना है, चाय पीनी है भाई तुम। खैर तो पॉइंट इज कि कौम जो होती है, पेट्रियटिज्म सिर्फ आप स्पोर्ट्स में और इंडिया के खिलाफ मैच जीत के और इंडिया के खिलाफ मीम्स बना के शो ना करें, आपके एक्शंस भी वो होने चाहिए। अगर आप अपने ही मुल्क का रूल फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक का रूल हो चाहे वैसे कानून हो, हम समझते हैं कोई भी रूल आया ना तो पहला जहन जाता है हमारा कि यार इसको बाईपास कैसे किया जा सकता है, या इसका कोई प्लान बी, या मैं किसी तरह सर्कमवेंट करके निकल किस तरह सकता हूँ। हम रूल को इस तरह लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि अच्छा अब ये रूल आ गया और इसको फॉलो करना है। रूल फॉलो करना आपको बुज़दिल नहीं बनाता। हमारे यहाँ पे शायद बहादुरी का कॉन्सेप्ट गलत है। हम समझते बहादुर वो है जो रूल तोड़ता है। ये जहालत है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अपनी मेहरान के पीछे लिखा के और मामास बॉय और फिर मतलब हरकतें देखें ना अपनी। एनीवेज, तो कौम का मिजाज थोड़ा सा ना अजीब है। तो पेट्रियटिज्म ये होता है कि आप अपने मुल्क के रूल फॉलो करें, आप अपने मुल्क के अंदर अगर गंदगी फैल रही है उसके ऊपर कंट्रोल करें। मैं अब आया हूँ, अब ये नहीं मुझे सुनना कि तुम बाहर से होके आ गए हो तो तुम्हें मुल्क साफ नहीं लग रहा। मुल्क गंदा है। आप मेरी वीडियो देखें ज़रा, जो लाहौर की मैंने आपको अंदरून लाहौर की दिखाई थी, वो क्या हालात है आपके सामने ही है। मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कैमरा लेके चल रहा हूँ, राइट। तो आप अपने शहर के हालात देखें, अपने मुल्क के हालात देखें और फिर मुझे बताएं कि आप में से जितने लोग पेट्रियटिज्म का दर्स लोगों को देते हैं, मुझे देते हैं, किसी को भी देते हैं, वो खुद इस पर कितने अमल करते हैं, अपने रूल्स फॉलो आप करते हैं। आप अपनी ट्रैफिक की कभी आपने इशारा नहीं तोड़ा, आपने किसी का देखें हक मारना जो है ना, हक मारना, हमें पता नहीं कौन सा हक, हम समझते हैं कि इस्लाम ने कोई करोड़ हा जगह पे कहा हुआ है किसी का हक ना मारो। हक मारना इज अ वेरी बिग सिन, राइट। और हम पढ़ जरूर लेते हैं और आमीन करके चूम के उसको ऊपर भी रख देते हैं, अमल हम कितना करते हैं। मैं ये समझता हूं, आप ट्रैफिक में खड़े थे, ठीक है, और आप राइट पे थे यानी फास्ट लेन में थे और एक शख्स स्लो लेन में था, ठीक है। आप चल रहे हैं और उस शख्स ने गैर ज़रूरी यानी आपको तकलीफ दी, आपको स्लो होना पड़ा या आपको बहुत हार्श ब्रेक करनी पड़ी, उसने लाइन में मर्ज हुआ, वो उसने आपका हक मारा है। उसका हक नहीं बनता था। हक ये था, तरीका ये था, वो इंडिकेटर देता, वो पहले देखता इतना गैप है गाड़ी से कि मैं सेफली इम्पीड किए बगैर, इम्पीड करना होता है कि ट्रैफिक की रवानी को डिस्टर्ब किए बगैर निकल जाता। आई नो मैं बहुत आइडियल बातें कर रहा हूँ, हमारी ट्रैफिक है ही नहीं कि आप कहें कि एक शख्स को करने से क्या होगा। भाई सारे मुआशरे ने करना होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर ही कुछ होता है। एक शख्स, हमें हर शख्स जब तक ये सोचेगा कि मेरे करने नाल की होएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हर शख्स ये सोचे कि शायद मेरे करने से ही हो तो फिर शायद कुछ हो जाए इस मुल्क का। लेकिन हक मारना एक बड़ी सी सिंपल सी चीज़ है। टोल प्लाजे के ऊपर आप देखें लाइन लगी होगी और एक साहब गाड़ी में आएंगे जो लाइनों के दरमियान से निकलते निकलते बिल्कुल जहाँ पे वो उन्होंने कॉन्क्रीट बैरियर होता है उसके अंदर से घुसने की कोशिश करेगा कि मैं घुस जाऊँ। अब वो घर जाएगा, अपनी नमाज पढ़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे उसने नहीं सोचा, उसके नज़दीक इट वॉज अ गुड डे क्योंकि उसने नमाजें भी अपनी सारी टाइम पे पढ़ ली, उसने खाना भी खा लिया, उसने अम्मी को सलाम भी कर लिया, उनके टांगे भी दबा दी और वो एक अच्छा शख्स है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब वो लाइन काट के आगे आया था तो उस लाइन में खड़े सब लोगों का उसने हक मारा था। और ये हक मारना उतना ही बुरा है कि आपके नज़दीक होता है हक मारना शायद किसी का करोड़ों रुपया जब तक नहीं कोई खाता तो वो हक मारना होता है। भाई हक, चोरी 1 रुपए की भी होती है और चोरी करोड़ रुपए की, बात असूल की होती है, बात पैसे की नहीं होती। आप समझें इस बात को। तो आपने वो हक मारा था, वो एक हक मारने वाला गासिब आदमी है और वो चीज़ उसके ऊपर रहेगी और क़यामत के दिन मेरे लॉजिक के मुताबिक उससे सवाल होगा कि तुमने एक शख्स का हक मारा। लाइन में खड़े शख्स का भी वही हक है जो किसी भी और फील्ड के अंदर आप किसी का हक मारें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सोचा करें। एनीवेज, ये भाषण मुझे नहीं पता मैंने क्यों दिया है, लेकिन पॉइंट इज कनाडा के अंदर जॉब एक जॉब है। आप अपने वर्किंग आवर्स के अंदर उसके लिए जवाब दें। उसके बाद आप अपने फ्री टाइम में कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, फ़ोन नहीं उठाया, आपको नहीं पूछा जाता अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन योर जेडी कि आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं। आप नहीं पाबंद होते किसी अपने मैनेजर की कॉल उठाने का, वो 100 दफ़ा भी कॉल करे
आप नहीं पाबंद, अनलेस आपको प्रायर को कम्युनिकेट किया गया है कि इस टाइम से इस टाइम हमने बात करनी और आपने एग्री किया हुआ है। संडे वाले दिन अगर आपको कोई कॉल करता है और आप नहीं उठाते तो मंडे को यू डू नॉट हैव टू लिसन टू समबडी येल एट यू कि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। भाई ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे हाकिम जो बैठे हैं, हम तुम्हें संडे वाले दिन कॉल कर रहे हैं, या तुम छुट्टियों पे गए हुए और हम तुमने कॉल की और तुमने कॉल नहीं उठाई। भाई ये तो बड़ी गलत बात है। ये गलत बात नहीं है। छुट्टी का मतलब होता है छुट्टी। गोरा हमने रूल साले उनके सारे पकड़ लिए हैं और हमें पता कुछ नहीं होता। स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, वीकेंड क्या होता है, किसी का टाइम क्या होता है, सेंस ऑफ प्राइवेसी क्या होती है, पर्सनल स्पेस की हमें कुछ नहीं पता। और हम जो है ना, जो इधर से सुन लिया, जो उधर से सुन लिया, जो कहीं देख लिया, पकड़ के अपनी को खिचड़ी पकाते रहते हैं, मुझे जिसकी समझ नहीं आती। तो अगर आप वीकेंड गोरे के लिए एक बड़े सैक्रेड चीज़ होती है। मंडे वाले दिन सबका सवाल होता है हाउ वाज योर वीकेंड। पहला सवाल, हे मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड। क्योंकि वो लोग वीकेंड के लिए जीते हैं, हम आखिरत के लिए जीते हैं, वो वीकेंड के लिए जीते हैं। तो वीकेंड के लिए लिव फॉर द वीकेंड जिसको कहते हैं। तो वीकेंड के ऊपर आपको आज़ादी है, आपने जो करना है और आप करें। और इसी तरह वर्क आवर्स के बाहर आप मुलाजिम नहीं हैं कंपनी के, आपको पैसे उस 9 to 5 के मिलते हैं। और पॉइंट ये है कि इन चीज़ों की जब रिस्पेक्ट, ये दो बड़ी सिंपल चीज़ें, जब रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, आप नोट करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कहीं का कहीं नीचे आ जाता है। वही जॉब सारा कुछ हो। अब कनाडा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, इसीलिए तो इमिग्रेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जो चीज़ कम क्वांटिटी में हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होती है, डिमांड में होती है ना चीज़। और अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो फिर वो पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है। पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। इट चुको तो बंदा निकल आता है, जड़ा रेडी है कुछ भी करने ली। ट्रेनिंग है नहीं है वो एक अलग बात है, आप उसको कहेंगे प्लम्बिंग कर लेना, वो कहेगा सीख लांगे, तो वो जाके किसी के पाइप शाइप तोड़ देगा। तो पॉइंट इज कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की पर बंदा कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, कनाडा में वो ज़्यादा है। जिसकी वजह से मैं जब यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए जाता था तो मुझे एक पलटून पूरी मिल जाती थी कि सर है तोड़े नाल ने जो भी कराना, किसी को किसे काम ते ला दो, किसी को किसे काम ते ला दो। तो वो कोई 15 बंदे आपके डिस्पोजल पे होते हैं, जिसको आप किसी को कहें कि यार मुझे चाय ला दो, किसी को आप कह दें कि ये पार्ट साफ करो, किसी को कहीं ये स्क्रू टाइट करो, किसी को कुछ, यानी डेलीगेट करें। और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, विच इज़ ओके। मैं उनको नहीं कह रहा कि वो उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने दे दिए। अब कनाडा में चूंकि ह्यूमन रिसोर्स महंगा है और पर आवर आपको मिनिमम वेज देनी पड़ती है। आप ये नहीं किसी को कि 15,000 रुपये पे महीने पे रख लें और वो बेचारे से आप जो मर्जी करवाते हैं, आपको मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। तो फिर क्या होता है, जब मैं किसी जगह पे काम करने जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं भाई वो पड़ी है मशीन, वो पड़े हैं टूल्स, तुम्हारे पास कितना टाइम तुम्हें लगेगा, ठीक है, आपने एक टाइम बता दिया। अब आपका काम है कि आपने उस टाइम पे उनको वो चीज़, मशीन अगर ख़राब थी, मेंटेन जो भी थे, आपने चलती हालत में उसको देनी है। उसके बाद नो बडी बॉदर्स यू। हाँ, इक्का दुक्का कोई आके पूछ लेगा क्या हो रहा है, कहाँ तक हुआ, बस दैट्स इट। अगर आपको हेल्प चाहिए आप जाके किसी से ले लें, टूल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो काम पाकिस्तान में 10 लोग मिलके 3 दिन में करते थे, मैं अकेला वहाँ पे वही काम 1.5 दिन में कर लेता हूँ। बिकॉज एक तो टूल्स पड़े होते हैं, दूसरा आपको सियासतें नहीं डील करनी पड़ती। यहाँ पे क्या होगा, आप अपना कोई काम कर रहे हैं और दरमियान में वो चीज़ मलक साहब तानू बुला रहे हैं, क्यों मलक साहब भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं नकीनू बुला के लो, अच्छा जाएंगे मलक साहब ने अपनी कोई साइंस। अच्छा मैं सोच रहे यार इधर होना सी तो हो गया, या उन्होंने पूछ दियो, उन्होंने कह दियो मेरा वो फ़ोन नहीं चुकता। भाई आपका फ़ोन नहीं चुकता तो उसमें मेरे क्या कसूर है, लेकिन उस वक्त आपको करना पड़ता है बिकॉज कस्टमर के लिए हम करते थे। हम कंपनी की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये कंपनी, मेरी कंपनी जिसमें मैं यहाँ पे काम करता था, इट वॉज अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देन अगेन हमें डील तो नॉर्मल लोगों के साथ फैक्ट्रियों में करना पड़ता था ना। एनीवेज, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बुलाए, मैं उसको कहूँ मैं काम कर रहा हूँ, वो अगली बात नहीं करता, वो चला जाता है, ओके फाइन सॉरी, बात ख़त्म हो गई। तो आप अपने काम पे बड़ी डेडिकेशन से फोकस कर सकते हैं, टूल्स होते हैं। इवन दो कि मैं अकेला होता हूँ, लेकिन वहाँ पे काम मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि 3 बंदे अगर 3 दिन में कर रहे हैं, मैं अकेला शख्स 1.5 दिन में कर रहा हूँ, तो दैट इज़ समथिंग टू अपने जहन में डालने के लिए कि क्या ऐसा हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपको काम पे फोकस करने का टाइम दिया जा रहा है और डिस्ट्रैक्शंस नहीं डाली जा रही। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर एक शख्स की इस तरह इंप्रूव हुई, कितने सारे लोगों की हुई, तो पूरा मुल्क फिर एक एफिशिएंसी की तरफ जाता है और एफिशिएंट चलता है। पाकिस्तान के अंदर हमारी इनएफिशिएंसी की इंतहा मुझे बताएं
जो लोग बाहर का ट्रैवल करते हैं उन्होंने देखा होगा ये एयरपोर्ट्स पे हमारे पासपोर्ट कंट्रोल पे 3-4 लाइंस होती हैं जी। पाकिस्तानी पासपोर्ट फैमिलीज़ के लिए, फिर उसके बाद फ़ॉरेन पासपोर्ट जिनके पास नाइकॉप है, इस तरह करके मुख्तलिफ बने होते हैं। आप उसमें लाइन में लगते हैं, जाते हैं, अपना वो स्टैम्प करवाते हैं, कैमरे में वो फ़ोटो वेब कैम में खिंचवाते हैं, और उसके बाद आप निकल के लेफ़्ट, ये मैं लाहौर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेफ़्ट पे जाते हैं। लिटरली उस स्टेशन से कोई हार्डली 10 फुट दूर एक और शख्स बैठा होता है जो आपका पासपोर्ट पकड़ के ये देखता है कि अभी जो शख्स जिससे तुम होके आए हो उसने एक एंट्री की स्टैंप लगाई है, वो लग गई है, दैट्स इट। वो बंदा डे इन डे आउट अपनी पता नहीं 8 घंटे या जो भी उसकी शिफ्ट है वो खड़ा ये कर रहा है। मैं किसी की रोज़ी नहीं बंद करना चाह रहा ये, लेकिन नौकरी फजूल है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपको उस पिछले शख्स की काम पे ट्रस्ट नहीं था, आपने इसीलिए एक दूसरा चेकर खड़ा किया हुआ है जो चेक करे? उसका मकसद क्या है मुझे आज तक नहीं समझ आया। और ये अब की बात नहीं, मैं 2014 जब से मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट किया मैं यही देख रहा हूँ कि वो शख्स, मतलब उस रोल में कोई शख्स वहाँ पे खड़ा होता है जो सिर्फ ये चेक कर रहा होता है। डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बनती। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम ना ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाते, और उससे क्या होता है कि उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे यहाँ देन अगेन ह्यूमन रिसोर्स चूँकि चीप है, ऑल्दो कि वो एक परपेचुअल ख़र्चा है, हम वो करने पे राज़ी हो जाते हैं कि एक शख्स 15,000 माहवार पे ताहयात रख लेंगे, लेकिन एक 2 लाख रुपए की मशीन रख के या कुछ और करके उसको ऑटोमेट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटलिंग प्लांट है, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पे एक शख्स, यानी हर शिफ्ट में एक शख्स 8 घंटे बोतलों के आगे बैठता है, शीशे की बोतलें जो भर के निकल रही हैं, पीछे लाइट लगी हुई है, और उसका काम है देखना कि अगर उनका लेवल ऊपर नीचे या उनमें कोई कसाफत, कोई मक्खी आ गई। अब ये ना मुझे पूछिएगा अच्छा मक्खी भी आ जाती है, कुछ भी आ सकता है, कोई और चीज़ आ गई, कोई पार्टिकल आ गया, कुछ आ गया, कोई फॉरेन मैटर आ गया, या उसका लेवल ऊपर नीचे, तो वो बोतल उठाता है और रख देता है। और 8 घंटे वो शख्स सिर्फ एक कन्वेयर पे बोतलें देख रहा है और उठा के रख रहा है। और एक और कंपनी में मैं गया, वो भी पाकिस्तान में थी, वहाँ ये काम कैमरा कर रहा था, और जो बोतल नहीं चाहिए उसको एक स्विंग आर्म आता था और वो साइड पे फेंक देता था। तो एक काम जो आप उस तरह भी कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा मिजाज जो है ना वो मुख्तलिफ है। खैर हम उसमें नहीं जाते, टू ईच देयर ओन। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं एक एफिशिएंट सिस्टम, एक एफिशिएंट सोसाइटी बनने से। आप रोल्स ऐसे क्रिएट करें कि कोई बंदा ग्रो करे। अब वो जो शख्स 8 घंटे पासपोर्ट पे स्टैंप देख रहा है, उसकी क्या ग्रोथ है, वो क्या सीख रहा है सारा दिन, सिवाय इसके कि वो 4 बंदों के साथ बैठा गप्पे कर रहा है और वो साथ में वो कर रहा है। दैट इज़ नॉट जॉब। ये क्या जॉब हुई यार? मतलब कोई काम की जॉब हो जो वैल्यू ऐड करे सोसाइटी में। आपका वो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप उसको कुछ ऐसा काम करवाएं जो आवाम के लिए भी आसानी पैदा करे, उसको भी कुछ सिखाए, उसका भी ऊपर लेवल आए, मुल्क भी तरक्की करे। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं, हम वही पागलों वाली, नहीं 2014 से एक रोल आज तक है। मैं अगर हूँ ऐसी जगह पे तो मैं ऐसे रोल पहले दिन बंदा, हम आधे रोल अपने, हमारे खर्चे किस किस्म के, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फजूल खर्चे, इन बिटवीन दीज रिडंडेंट जॉब्स एंड जो हमने VIPs को प्रोटोकॉल देना होता है, हमारा सारा बजट इसी में लग जाता है हर इदारे का, तो बस फिर पीछे रह के जाता है। एनीवेज, इस वीडियो में मुझे बड़े नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बट आते रहे। देखें जी, सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, और जो बोलता है तो फिर उसको फेस करना पड़ता है। और ठीक है, आप जो इनमें से मुझे वो करेंगे, मैं कमेंट्स उसके बंद नहीं करूँगा। आपने जो कहना है कहें, तमीज़ के दायरे में रह के ज़रूर कहिएगा। मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, मैं गालियाँ नहीं दे रहा, तो आपका भी काम है कि आप तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। बात जो मर्जी करें, आज़ादी राय का हक हर एक को है, लेकिन बात करें लॉजिकल, जो लॉजिक के किसी पैमाने पे आती हो। सिर्फ ये जी कि आउट ऑफ स्पाइट किसी के अब्बू PIA में है और वो मेरी PIA वाली वीडियो जो यहाँ मैं लिंक करूँगा वो देख के कि तुमने PIA को बुरा कहा, मेरे अब्बू, हाँ, तो फिर वो आपका पर्सनल मसला है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ फैक्ट है, उसको देखें, कबूल करें, अगर आपसे बेहतर होती है करें, नहीं होती तो चुप करके फिर बैठे रहें, ठीक है। एनीवेज, मुझे वीडियो मैंने स्टार्ट कुछ और की थी, रैंट मेरी कहीं और चली गई है। तो जब आपका जॉब का नेचर, यानी मैं सेम जॉब करता हूँ बट आपको टाइम इतना मुख्तलिफ फील होता है वहाँ पे जो आपके पास होता है, तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो वो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है। आपने कभी नोट किया, हमारे यहाँ लोगों के पास हॉबीज़ नहीं होती हों तो फिर वो जब शादी हो जाती है तब ड्रॉप हो जाती है, कोई जॉब चेंज होती है तब ड्रॉप हो जाती हैं। गोरा मरते दम तक हॉबीज़ करता रहता है। भाई किस तरह उसके दिन में कोई 28 घंटे नहीं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। फिर 24 घंटे का दिन एक दिमाग
दो कान, दो आंखें, वो किस तरह इतना कुछ अचीव कर लेता है जो हम यहाँ पे 24 घंटे की मुलाजमत फ़ोन पे करके भी नहीं करते। वो किस तरह 8 घंटे के बाद फ़ोन नहीं उठाते और फिर भी वो हमसे आगे हैं। सब सोचें इस बारे में, क्यों ऐसा? मैं सोचता हूँ, आई होप लोग और भी सोचते हो, फिर ही तब्दीली आती है ना। आप सबसे पहले सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों ऐसे होती है। तो उसका जवाब ये है जनाब कि वो लोग अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं करते। अगर एक शख्स ने एक काम करना है तो उसको सपोर्ट करो, अगर नहीं कर सकते तो चुप करके साइड पे हो जाओ, उसकी राह में रोड़े नहीं अटकाओ। हमारा मिजाज है रोड़े अटकाना, भले वो किसी का काम हो, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों हम ऐसे हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन तो वहाँ पे आपके पास फिर टाइम बचता है, फिर लोग हॉबीज़ पिकअप करते हैं, कोई बाइकिंग करना शुरू कर देता है, कोई उसके बाद स्विमिंग लेसन्स, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कुछ और करता है, कोई मैराथन दौड़ता है। मैं कनाडा की बात करूँ, वो ज़रा आउटडोर्स वाले लोग हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ पे वो बिजनेसेस इतने चलते हैं। वहाँ पे शॉप्स हैं पूरी जो आउटडोर स्टफ़ बेचती हैं और जिनका लाखों डॉलर अ डे का रेवेन्यू है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग करना चाहते हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन ना कोई सपोर्ट है, ना कुछ और है। वो खैर एक सेपरेट डिस्कशन है, उसमें नहीं हम जाते। लेकिन पॉइंट इज़ फिर आपको हॉबीज़ करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन उसका एक नेगेटिव ये भी है, अगर आप कनाडा जाएं, और मैं थोड़ा सा इसको लीवे लेके एक और तरफ जाऊंगा टॉपिक को लेके। अगर आप कनाडा अकेले जा रहे हैं तो बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल और वहाँ का लाइफस्टाइल एक तो वैसे डिफरेंट है, आप रहेंगे अकेले। लाहौर में अकेला रहना इज़ डिफरेंट देन कनाडा में। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से पढ़े हुए हैं, लेकिन जॉब चूँकि मेरी कंपनी की लाहौर में थी तो वो लाहौर में रहते थे और यहाँ पे किसी कमरे में, हॉस्टल में या दोस्त के साथ या अकेले 10 मरले के घर का ऊपर वाला पोर्शन, 5 मरले के घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे लेके रह रहे थे। लाहौर में अकेले रहना डिफरेंट है, एक कल्चर आपका अपना है फॉर श्योर। रात 4 बजे भी आप बाहर निकलेंगे ना तो कोई तवा चिकन वाला बैठा होगा, कोई बर्गर, कोई शवरमा, कोई ये, कोई वो, कोई अल्लड़म पलड़म, कोई 4 दोस्त बैठे गप्पे लगा, तो आप एक 24 घंटे हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वहाँ की ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ है। 8-9 बजे के बाद बड़े शहर टोरंटो में भी आप 10 बजे बाहर निकले, ऐसे लगता है पता नहीं क्या सारे लोग कहाँ गए हैं। तो वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम बचपन में पढ़ते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, अल्लाह ने दिन आराम के लिए, दिन काम के लिए, रात आराम के लिए बने, हम पढ़ते सब कुछ है, हम अमल ही नहीं करते। यार ये तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेरा ख्याल है ग्रेड 1 से भी पहले पढ़ाई जाती, लेकिन रट्टा लगा के पढ़ना वर्सेस उसका कॉन्सेप्ट समझना 2 अलग चीज़ें हैं। फिर अब आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि क्यों वो कौमें आगे हैं हमसे और हम इतना पीछे क्यों हैं। तो उसका नेगेटिव बहरहाल ये है कि फिर आपको लोनलीनेस और अकेलापन फील होता है अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत आउटगोइंग नहीं है। अगर आप एक बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान है जो कि लोगों के साथ फॉरवर्ड है, मिलता है, करता है, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट लोग जब यहाँ से जाएंगे, मैं वैसे ही एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मैं ज़्यादातर वीडियो में बहुत बोलता हूँ, मुझे पता आप कहेंगे इतना बोलता है, बकवास कर रहा है, नहीं। लेकिन मैं जो लोग मुझे रियल लाइफ में जानते हैं उनको पता है कि मैं खामोश तबीयत का इंसान हूँ, मुझे खामोशी अच्छी लगती है। तो अगर आप मेरी मिजाज के हैं या आपको वैसे ही कल्चरल शॉक इतना मिला वहाँ जाके कि आप अभी इजीली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों केसेस में भले आपकी मिजाज की वजह से या भले आपकी उस सिचुएशन की वजह से आप अकेला फील करेंगे, क्योंकि आपकी जॉब के बाद आपके पास अब टाइम है, अब उसको करने के लिए आप हॉबीज़ पिक कर सकते हैं, श्योर, बट समटाइम्स यू नीड ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों से मिलना, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो जनाब जब मैं जॉब शुरू की तो स्टार्ट में तो बड़ा ट्रैवल था और नया था और एक्साइटिंग चीज़ होती है, तो वो हुआ। सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, फॉल के कलर्स आ गए, सब कुछ सही था। नवंबर भी गुजर गया। नवंबर के मिड में, नवंबर के अंदर आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार थोड़ा सा ना एक उदासी है हवा में। इवन लाहौर में भी अब सर्दी की शाम में थोड़ी उदास होती हैं, एक तो दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर शाम एक उदास सी फीलिंग देती है। और मुझे सर्दियाँ हमेशा से एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग फीलिंग देती थी। आई एम श्योर आपको भी, काफ़ी लोगों को ऐसा फील होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सर्दी में डिप्रेशन होता है, इवन यहाँ पे भी, राइट। तो वहाँ पे फिर मैंने फील करना शुरू किया कि मेरा एनर्जी लेवल वो नहीं रहा। मैं खामोश तो पहले ही था, मैं मज़ीद हो गई, यानी घर से बाहर निकलने का भी समटाइम मेरा दिल नहीं करता था। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, मैं सिर्फ काम पे जाता था, काम से आता था। जब मुझे काम का कोई जॉब नहीं होती थी, मैं ऑन कॉल होता था, मैं सारा दिन अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था।
मैं सोचता था यार मैं एक नए मुल्क में हूँ, देयर इज़ सो मच टू डू, सो मच टू सी, मुझे ट्रैवल का शौक़ भी है, मेरे में क्यों वो तलब और वो जज्बा और वो एनर्जी नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात की, जो फैमिली डॉक्टर थी मेरी, और उसने, हम किसी मेडिकल स्ट्रक्चर और मेडिकल किस तरह से है सिस्टम उनको, उस पर फिर बात करेंगे, बट उसने मुझे उस वक्त कहा कि तुम अपने ये टेस्ट कराओ, सब कुछ ठीक है लेकिन विटामिन डी एक चीज़ होती है, वो कम था। उसने कहा दैट इज़ वेरी कॉमन, तुम जिस खित्ते से आए हो वहाँ पे सूरज की कमी नहीं, हमें सूरज की कदर नहीं है, सूरज की कदर आपको वहाँ जाके होती है। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे वो देखते होंगे कि मैं सनराइजेज, सूरज की तस्वीरें उन पर बहुत ज़्यादा वो करता था, लोग मुझे पूछते तुम पागल हो सूरज के पीछे, जो आप जब जाएंगे वहाँ पे फिर आपको सूरज की कदर आएगी, जब कदर तब आती जब चीज़ नहीं होती, राइट। सूरज वहाँ पे कम निकलता था सर्दियों में, ठीक है, गर्मियों में तो होता है लेकिन सर्दियों में कम निकलता है। मैं एक ऐसे खित्ते से गया था जहाँ बेड के नीचे ना घुसो तो सूरज हर जगह घुस रहा होता है। तो होता ये था कि आपका बॉडी के अंदर जो विटामिन डी का लेवल होता है ना वो नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो फिर लोग वहाँ पे, मुझे ये पता लगा कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे रीजन से जाते हैं, क्योंकि हमारा विटामिन डी का हिसाब किताब बॉडी और तरह से, बॉडी को पता इतना मुझे मिलना है, जब वो एकदम सप्लाई उसकी बंद हो जाती है सनलाइट की तो वो फिर उस तरह से अंदर से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती या उस तरह से सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता। तो फिर वो विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना वहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है अमंग मैरी इमिग्रेंट्स जो कि सनी या वार्मर क्लाइमेट से जाते हैं, इवन वहाँ के लोग भी वो लेते हैं। तो विटामिन डी आपके मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका एनर्जी लेवल भी वो डिफाइन करता है किसी हद तक। तो उसने मुझे वो कहा कि यहाँ पे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, SAD, बड़ा पोएटिक किस्म का उसका एक्रोनिम है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है लोगों को सर्दियों में, स्पेशली जिन लोगों की पहली दूसरी सर्दियाँ हो उनको ज़्यादा, जिस कैटेगरी में मैं आता था। और आपका सर्कमस्टांस चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, ऊपर से ये विटामिन डी वाली तो आप एक थोड़े से सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं। देन अगेन कह रहा हूँ ये सब पे एप्लीकेबल नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत आउटगोइंग हैं। पिछले साल तो वैसे भी कोविड था, और कोविड यहाँ पे कहना तो अब एक मजाक लगता है मुझे। मैं कल रेस्टोरेंट फैमिली के साथ गया, मेरा ख्याल है हमारी फैमिली सिर्फ वाहिद थी जो मास्क में फिर रही थी, और बड़ा ऑड लग रहा था, ना इंडोर्स ना आउटडोर्स, ना मास्क ना कुछ, ना किसी ने वैक्सीन का पूछा। कोविड जैसे एक हिस्ट्री हो गई है। देन अगेन खैर उस पर फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे अभी भी कोविड को बहुत सीरियस लेते हैं। मुझे नहीं पता जब मैं वापस जाऊँगा तो क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक मैं आया था कोविड एक सीरियस चीज़ है। तो उस वजह से आपकी सोशल इंटरेक्शंस वैसे ही कम हो जाती हैं, और कुछ मेरा मिजाज इंट्रोवर्टेड था। तो अगर तो आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड हैं, कोविड ना हो तो शायद ये सिचुएशन आपके लिए ना हो, तो देने के नहीं, सब पे एप्लीकेबल नहीं है, मेरे केस में थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा नहीं, और फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज़ अलाइन की। फिर उसके बाद मैंने कुछ बाहर जाना, अपने आप को फोर्स किया कि नहीं बाहर जाओ। रोज़ शाम को 2 घंटे मैं पार्क या कहीं या वॉक या कुछ भी, बस मैं बाहर जाता था हेडफोन्स लगा के, बस चल रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि अब वापस आ जाऊँ, रैंडम डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता था। लेकिन इट हेल्प्ड, एक तो आपको थोड़ा सा बहुत जो भी सूरज थोड़ा बहुत होता है वो मिल जाता है, प्लस बाहर निकलने से आपको दुनिया, ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। तो वो चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, टेकिंग विटामिन डी, गोइंग आउट, रीस्केड्यूलिंग स्टफ, तो वो थोड़ी सी चीज़ बेहतर हुई। उसी चक्कर में फिर मैंने जनवरी में पियानो भी ख़रीदा। वहाँ पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में भी अक्सर नज़र आता होगा, पीछे एक कीबोर्ड इलेक्ट्रिक पड़ा होता था। मैंने कहा था कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीखता हूँ या स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग उस वक्त स्विमिंग पूल्स बंद थे जनवरी 2021 में। मैंने कहा चलो ये इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। वो मुझे फिर उसके बाद, खैर वो अलग बात है, टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त फिर जॉब के अंदर एकदम से इतनी सारी एक्टिविटीज़ आ गई, और मैं आज वैंकूवर हूँ तो कल मॉन्ट्रियल हूँ तो परसों क्वेबेक हूँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया। बट एनीवेज उस पीरियड में मैंने, यानी कि नवंबर का आधा मिड कर लें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मिड, ये 3, साढ़े 3, 4 महीने मैंने नोट किया कि मेरा मूड ड्रास्टिकली चेंज हो गया। मैं पहले ही खामोश तबीयत का था, मैं मज़ीद खामोश हो गया। यूट्यूब पे भी अगर आप उन दिनों में देखें तो मेरी वीडियोस बहुत कम थी। तो वो सारी चीज़ अफेक्ट की मुझे, लेकिन वो पार्ट था इस सारी चीज़ का। जैसे कि मैंने कहा, अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना ही अजाब में था तो भाई गया ही क्यों था। दैन अगेन
जो वहाँ पे आपको मिल रहा होता है, जो प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, आदत डालें प्रोज एंड कॉन्स को वे करने की। तो अगर प्रोज फिर भी आउट वे करते हैं कॉन्स को, तो फिर भी आपका डिसीजन यानी नेट पॉजिटिव ही चल रहा होता है। तो लेकिन फिर क्या हुआ, एज सून एज फेबररी गुजरा, मार्च आई, मौसम में थोड़ी सी चेंज आनी शुरू हुई, सूरज निकलना शुरू हुआ, मैंने एक बाइक यानी बाइसिकल ख़रीद ली, मैं बाहर ज़्यादा जाना शुरू हुआ, विटामिन डी के टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव होना शुरू हुआ, मेरे मूड में एक ड्रास्टिक चेंज आया। और फिर समर्स का टाइम आया। अब जब समर्स की बात करते हैं ना जनाब, हमारे यहाँ पे समर्स कुछ और है, वहाँ की समर्स आप ऐसे समझ लें, इस्लामाबाद में बाहर का मौसम, ठीक है। यानी इस्लामाबाद में इसलिए कह रहा हूँ कि वो आर्ग्यूबली पाकिस्तान का बेस्ट सिटी है पोल्यूशन वाइज, या जिस तरह भी आप जिस भी मैट्रिक्स में उसको तोलें, वहाँ पे जो बाहर का मौसम होता है ना, यानी प्लेजेंट सारा दिन, प्लेजेंट सारी रात, फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, हर जगह साफ़ है, लोग बाहर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दिन में आपको ज़िंदगी नज़र आ रही है, सब कुछ है, जॉग कर रहा है कोई, बाइक कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो वाला पीरियड आप लें और उसको कोई 5 महीने पे एक्सपैंड कर लें। कनाडा में मैंने समर जनाब देखी है, अप्रैल के अंदर बाहर आनी शुरू होती है, मई भी मिक्स चल रहा होता है, सो समझ लें मिड मई जून का स्टार्ट, जहाँ पे हमारी समर वेकेशन गोरा डिज़ाइन करके गया, हम आज भी समर वेकेशन देते हैं जून में है, गर्मी यहाँ पे मार्च से पड़नी शुरू हो जाती है। खैर हम भी कमाल है। तो उस पीरियड में यानी कि समझ लें जून के स्टार्ट में रफली शुरू करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने इतने खूबसूरत होते हैं कनाडा में मोस्ट जगहों पे। मैं ये नहीं कह रहा आप ऊपर वाली साइड पे जाके कहेंगे भाई यहाँ तो बिल्कुल ही काम ख़राब है, मैं बात कर रहा हूँ वही 100 किलोमीटर की पट्टी जो कि पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है। समर्स खूबसूरत होती हैं, साफ़ सुथरी फ़ज़ा, फूल खिले होते हैं, सूरज अच्छा लग रहा होता है, दरमियान में गर्म दिन आते हैं, मैंने पहले ही बताया था टोरंटो में 36-37 तक जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया में कई जगहों पे 49, एक जगह पे गया था, गर्मी होती है, लेकिन वो एक पीरियड होता है। और वहाँ पे वो पहले ही वेदर की प्रिडिक्शन इतनी बेहतर है वहाँ पे, मुझे लगता है पाकिस्तान में तो ये क्या आई डोंट नो, ये लाहौर में जेल रोड पर जो इनका वेदर का सिस्टम लगा है ये काम भी करता है कि नहीं, कि जी बारिश होगी तो बारिश नहीं होती, धूप निकलेगी तो छाँव होती है। वहाँ पर बहुत वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट करते हैं और उसको वो बड़ा रेगुलरली अपडेट करते हैं। हाँ, खुदा वेदर देखें, एट द एंड ऑफ द डे खुदा के काम, इंसान अभी खुदा तक तो नहीं पहुंच सकता ना, तो वो चेंजेस होता है कि सम टाइम प्रेडिक्शन कुछ और होती है लेकिन होता कुछ और है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लिखा होगा कि 2 बजे बारिश होगी, तो 2 बजने पे 5-10 मिनट पे बारिश की हालात बनते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। एनीवेज, तो कनाडा में इसलिए मौसम के बारे में कहते हैं कि आपने हमेशा तैयार रहना होता है, इवन दो कि गर्म तरीन दिन हो, आपके पास गाड़ी में, बैकपैक में कहीं भी एक हुडी होनी ज़रूरी है, ताकि बारिश भी हो सकती है, एकदम हवाएं भी चलनी शुरू हो सकती हैं, टेम्परेचर 10-10, 15-15 डिग्री एक डायरेक्शन में जा सकता है, ये होता है, तो आपको बड़ा तैयार रहना पड़ता है। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट समर अमेजिंग होती हैं, और समझ लें वही बाहर का पीरियड आप स्ट्रेच कर लें उन 4 महीनों पे, तो बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा और वो मैंने फुल एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान अभी के लिए थोड़े अरसे के लिए यहाँ आ गया। तो ओवरऑल ये मेरा वो कह रहे हैं कि 1 साल जो था, मैंने मोटा मोटा बताया, डिटेल्स में फिर वो डिपेंड करता है किस किस्म की डिटेल चाहिए वीडियो के लिए। लेकिन इस वीडियो के लिए तो इस बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कनाडा मूव होना रिग्रेट करता हूँ, तो जनाब नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता। जो पॉजिटिव्स, जो वहाँ उस सोसाइटी की अच्छी चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि जो चीज़ें नहीं भी अच्छी या मुझे नहीं अच्छी लगी या हैं ही नहीं अच्छी या जो भी है, उनको आउटवे करती हैं। तो आप जब वहाँ जाएंगे, स्टार्ट का पीरियड, पता क्या होता है, हम एक शख्स की रिव्यूज़ सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, हम सारा कुछ लेते हैं, हम जाते हैं। स्टार्ट हार्ड ही होता है, कभी भी स्टार्ट इजी नहीं होता। स्टार्टिंग नथिंग, गाड़ी का पहला गियर सबसे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, उसने स्टेशनरी गाड़ी को चलाना होता है, फिर गियर्स छोटे होते जाते हैं क्योंकि उनका काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहला गियर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड है, गाड़ी को सबसे ज़्यादा पावर तब चाहिए होती है। पुश स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है। तो आप अगर स्टार्ट की बेसिस पे ही हिम्मत हार देंगे या अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने लगेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। वो पीरियड कठिन होगा, वो आपको गुजारना पड़ेगा। हाँ, जब आप वो गुजार लेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि आप साथ अल्लाह से दुआ करें,
पॉजिटिव अच्छे एटीट्यूड के साथ मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ जाएं। तो दीनी लिहाज से भी और वैसे भी अगर आप दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं वापस आपकी तरफ आती है। तो वो सारी चीज़ को जहन में रखें। और अगर मेरा ये रिव्यू आप सुनते हैं और कल को आप फैसला करते हैं कनाडा जाने का और वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और आपकी कोई जेब काट के चला जाता है, मैं बड़ी एक्सट्रीम तो आप कहेंगे ये लो, ये कहा था इस शख्स ने और मेरे साथ ये हो गया। नहीं, वो होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट का वो पीरियड, कठिन मरहला आपको गुजारना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, डिसीजन कहाँ पे रहना है, क्या करना है, कमाना है नहीं, वो सारा कुछ आपके ऊपर है। और फिर आप अपने लिए दुआ करें, अपनी पॉजिटिव मेहनत करें। तो ये जनाब भाषण स्लैश कुछ भी, आई डोंट नो, मैंने सोचा कुछ और था और मैं कहीं टेंजेंट पे निकल गया। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे इन बातों का कि मैंने वीडियो का टाइटल जो भी मैं इस वीडियो का आप दूंगा, क्योंकि मैंने जितना बोला है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं था। तो जो भी टाइटल होगा तो प्लीज़ ये ना मुझे कहना कि यार ये तो तुमने कहा कुछ और था तो क्लिक बेट कर रहे हो। मैं क्लिक बेट नहीं करता, ठीक है, मेरी आदत नहीं क्लिक बेट करने की, लेकिन टॉपिक समटाइम इतना इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो चढ़ा देता हूँ कि चलो इन्फॉर्मेशन ही है, किसी के काम आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।